इस वीडियो में हम देखेंगे नीट 2026 में कौन से क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ विद देयर डिटेल्ड सोल्यूशन। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए जिसे हम आरआरएनए भी कहते हैं, ये जरूरी होता है राइबोसोम के सिंथेसिस के लिए। हमें पता है कि जो राइबोसोम है वो एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। अब इस राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन में हमें दो पार्ट्स दिख रहे हैं, एक होता है इसका आरएनए पार्ट और एक होता है इसका प्रोटीन पार्ट। ये दोनों मिलकर के बनाते हैं राइबोसोम को। तो ये जो आरएनए वाला पार्ट है इसी को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए या फिर आरआरएनए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो आरएनए वाला पार्ट है ये कहाँ पर बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोलस। ये जो सेंट्रोसोम है ये हमें पता है कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ये जो क्रोमैटिन है ये होता है हमारा डीएनए प्लस कुछ प्रोटीन्स जो इसको एक कंडेंस्ड फॉर्म में पकड़ के रखते हैं। काइनेटोकोर हमारे क्रोमोसोम्स को एनाफेज के टाइम पर सेल के दो डायरेक्शन में खींचने में हेल्प करता है। तो बचता है सिर्फ एक ऑप्शन, दैट इज न्यूक्लियोलस। इस डायग्राम में देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का फिगर है। ये जो पूरा बड़ा वाला आप सर्कल देख रहे हैं ये है न्यूक्लियस, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बीच में जो ऐसे करके जो शेप्स बने हुए, ऐसे पोर्स बने हुए हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इसके बीच में आपको दिखेगा ये मैट्रिक्स, न्यूक्लियस का मैट्रिक्स। इस न्यूक्लियस के मैट्रिक्स को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के जो मैट्रिक्स होती है उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस का जो मैट्रिक्स होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आप देखेंगे कि ये बीच में आपको एक और गोल सा एक स्ट्रक्चर दिखेगा, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के अंदर ही बनता है हमारा राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहली बात, हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिंट दिया है कि वो नॉन मेम्ब्रेन वाला है, मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया को तो पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि इसमें तो दो दो मेम्ब्रेन है। लाइसोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है क्योंकि हमें पता है कि लाइसोसोम का काम क्या होता है, कोई भी चीज को डिग्रेड करवाने में सेल के अंदर इसका रोल होता है। तो वैसे ही इसका जो पीएच होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। अगर ये ऐसे ही खुला रहेगा, मतलब बिना मेम्ब्रेन के, तो फिर तो पूरा सेल ही खराब हो जाएगा। तो इसे तो पक्का ही मेम्ब्रेन में होना चाहिए। और ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम, इसमें भी मेम्ब्रेन होता है। बचता है हमारा राइबोसोम, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ये हो जाता है राइबोसोम। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है राइबोसोम्स आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किए गए थे अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स। ये तो अभी जरूरी नहीं है, यहाँ पर पूछ रहे हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, एक आरएनए जो हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा जो आरआरएनए है, और एक प्रोटीन पार्ट, एंड दे आर नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है कि राइबोसोम्स आर नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये जो ऊपर वाला हाथ टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है इसका लार्ज सब यूनिट, और ये जो इसका छोटा हाथ दिख रहा है ये होता है स्मॉल सब यूनिट, और इसके बीच में ही ट्रांसलेशन चलती है जो भी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राइबोसोम। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर बोला है आपको चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर इंक्लूजन्स, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है 5 और इसमें से आपको करेक्ट वाले चूज करने हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर एंड माइटोकॉन्ड्रिया। पहले एक बार देख लेते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होती है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सबसे पहली बात तो होते हैं जो कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं। जैसा हमें पता है कि हमारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब इंडिविजुअली फंक्शन करते हैं, ये दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है एज सच। लेकिन जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है इसके अंदर आते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सारी जो चीजें होती है ये आ जाती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे देखो, हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है यहाँ पर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, फिर वो प्रोटीन बन के जाता है हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, वहां पर इसे वेसिकल्स में पैक किया जाता है, और अगर उस प्रोटीन पे हमें कोई कार्बोहाइड्रेट ऐड करना है तो वो भी कहाँ पर होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, यानी कि जो भी मॉडिफिकेशन वाला काम है प्रोटीन का वो हो जाएगा गोल्गी में। फिर जाते हैं ये लाइसोसोम्स में, या फिर ये जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। अगर हमें कोई भी सब्सटेंस है, कोई प्रोटीन बना के अगर हमें सेल के बाहर भेजनी है तो हमें उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाना होगा। तो ये गोल्गी बॉडी क्या करेगा, उसे वेसिकल्स में पैक करेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भेज देगा, फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे बाहर लेकर के आ जाएगा। तो ये सारे जो कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें आ जाता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। अब अगले ही लाइन में यहाँ पर देखो लिखा
हुआ है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम है, ये नॉट इंक्लूडेड है, मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है ये तो वैसे भी सेमी ऑटोनॉमस होता है, इनके पास तो अपना खुद का डीएनए भी होता है, तो इसका तो एंडोमेम्ब्रेन में होने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट लिखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, बिल्कुल सही बात है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को रफ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर ये दाने दाने लगे होते हैं, और ये दाने दाने जो है वो राइबोसोम्स ही है। ये जो दानेदार स्ट्रक्चर दिख रही है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, इसके ऊपर राइबोसोम लगा हुआ है, इसीलिए इसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद लिखा है कि बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव सर्कुलर डीएनए। हमें पता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो प्लास्टिड है, ये दोनों प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के हैं, और प्रोकैरियोट्स की खासियत क्या है कि उनके पास सर्कुलर डीएनए होता है, तो ये बात भी करेक्ट है। देख लेते हैं एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है। ये लिखा है विद रिस्पेक्ट टू माइटोकॉन्ड्रिया कि इनके पास अपने मैट्रिक्स में एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं लिखा है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर लिखा है कि सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, सिंगल मतलब एक। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक डीएनए मॉलिक्यूल है इनके पास जो सर्कुलर शेप में है। हमारा वाला कैसा होता है, हमारा लीनियर होता है, बैक्टीरिया वगैरह में जो प्रोकैरियोट्स है उसमें सर्कुलर होता है। क्लोरोप्लास्ट के लिए देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इसमें भी स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव सर्कुलर डीएनए, ये तो करेक्ट हो गया। अगला लिखा है अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, माइक्रोफिलामेंट्स हो गए, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो गए, ये सारे के सारे हमारे मसल्स के एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करते हैं, सेल्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इनफैक्ट ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये तो हमारे सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। तो सेल के मूवमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं जो हमारे साइटोस्केलेटन का पार्ट फॉर्म करती है, वो सारी यही चीजें होती है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। लास्ट में लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ऐसा हमने कहीं पर भी नहीं देखा, और उल्टा हमने ये देखा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो तो पूरी पूरी डबल मेम्ब्रेन होती है। इसमें देखो, इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन है, तो ये तो पक्का वाली बात है कि ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो ये जो फिफ्थ वाली स्टेटमेंट है ये हो जाएगी गलत। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो 1 वाला गलत था, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, तो 2 3 4 ओनली, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल। इन होगा ये सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल, यानी कि यूकैरियोट्स के सेल मेम्ब्रेन से कुछ रिलेटेड बातें रखी है और आपको बताना उसमें से करेक्ट कौन सा है। सबसे पहला है कि मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। ये रहा लिखा हुआ है कि द मेम्ब्रेन इन ह्यूमन बींग्स, द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट का मतलब ही होता है रेड ब्लड सेल, जिसे हम शॉर्ट में आरबीसी बोलते हैं, हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। तो ये बात तो करेक्ट है कि ये 52% प्रोटीन का बना हुआ होता है और 40% लिपिड्स का बना हुआ होता है। इस बार आपको 52% प्रोटीन का पूछा है, हो सकता है कि 21 जून को आपको 40% लिपिड्स के बारे में पूछ ले, तो आप उसे भी याद रखना। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। जैसे ही आपका ए करेक्ट होता है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, बचता है सी और डी, क्योंकि ए इन दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेजर फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। देखो बाइलेयर क्या होती है, यहाँ पर एक बार मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये जो आपको दो सिर दिख रहे हैं, एक सिर इस तरफ और एक सिर इस तरफ, ये होते हैं हमारे मेम्ब्रेन, जो हमारा फॉस्फोलिपिड होता है उसका सिर, जो फॉस्फेट वाला पार्ट है। और ये जो अंदर जो आपको टेल दिख रही है ना, ये होती है इसकी मतलब ये जो अंदर वाला रीजन है ये होती है इसकी हाइड्रोफोबिक रीजन, जो हमारे टेल को फॉर्म करती है। हमारे मतलब हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड की बाई लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, उसमें से जो टेल वाला रीजन होता है, हमें पता है कि एक जो फॉस्फोलिपिड है वो इस तरीके से है, ये हो गया इसका पोलर हेड और ये हो गया इसका नॉन पोलर टेल। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमें बताता है कि एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, तो ये हो गई फॉस्फोलिपिड बाई लेयर।
इसके बीच में ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन, यानी कि जो मेम्ब्रेन के बीच में लगा हुआ है। ये हो गए पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल मतलब जो बाहर की तरफ लगे हुए हैं, तो ये हो गए हमारे पेरिफेरल प्रोटीन, ये वाले। और इसके ऊपर ये जो ऐसे वाई शेप के जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है शुगर मॉलिक्यूल्स, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट हमेशा बाहर की तरफ होंगे मेम्ब्रेन्स में। तो ये जो हो गई, ये होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। यहाँ पर देखो, ये हो गई एक लेयर, ये हो गई दूसरी लेयर। तो यहाँ पर लिखा है कि हमारे बॉडी में जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं, उसमें से जो फॉस्फोलिपिड वाला पार्ट होता है वो बाइलेयर में अरेंज्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगला लिखा है एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल फॉर्म मीजोसोम्स। देखो, ये स्टेटमेंट करेक्ट तो है, लेकिन ये प्रॉपर्टी होती है प्रोकैरियोट्स की। स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन ये होती है प्रॉपर्टी प्रोकैरियोट्स की। क्वेश्चन में हमें पूछा है यूकैरियोटिक सेल, तो इसका इस क्वेश्चन से रेफरेंस तो गलत हो जाएगा। अगला लिखा है टेल्स टूवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक एंड दस प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस मीडियम। अभी अभी हमने देखा कि ये जो हमारी लिपिड फॉस्फोलिपिड होती है, ये होता है हमारा पोलर हेड। पोलर हेड बाहर की तरफ क्यों होता है? क्योंकि बाहर होता है पानी वाला इन्वायरमेंट, फ्लूइड वाला, यानी कि एक्वस इन्वायरमेंट होता है। और ये अंदर क्यों होता है? क्योंकि ये नॉन पोलर होता है। हमें पता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, तभी तो वो अंदर वाली रीजन में है। अगर वो पोलर होता तो वो भी बाहर की तरफ होता, फिर तो बाइलेयर बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन क्योंकि ये जो टेल है वो होती है हाइड्रोफोबिक, इसीलिए वो अंदर की तरफ रहती है, ताकि वो एक्वस मीडियम से प्रोटेक्टेड रहे, वरना वो रिपेल करता हमेशा। और तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। अगला लिखा है ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, स्टेटमेंट तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है मीजोसोम के बारे में कि ये होती है एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, लेकिन ये होता है किसमें? प्रोकैरियोट्स में। सिमिलरली ये जो ग्लाइकोगैलिक्स वाली आप चीज देख रहे हैं, ये तो लिख ही दिया है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। बैक्टीरियल सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्वेश्चन में पूछा है यूकैरियोटिक सेल्स, तो भले ही इन्होंने दे दिया है ग्लाइकोगैलिक्स के बारे में सही स्टेटमेंट, मीजोसोम के बारे में सही स्टेटमेंट, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि ये पूछ रहे हैं यूकैरियोट्स के बारे में। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगी गलत। वैसे तो ये सही है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू यूकैरियोटिक सेल ये गलत है। तो आपका जो सी वाला स्टेटमेंट है और जो ई वाला स्टेटमेंट है ये गलत है। तो सी और ई वाले स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर दो, बचता है आपके पास ये ऑप्शन, दैट इज ए, बी एंड डी ओनली। ए हो गया हमारा ह्यूमन आरबीसी में 52% प्रोटीन है, बी में हो गया ये बाइलेयर में प्रेजेंट है, और डी वाला तो टेल वाला पार्ट है कि हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ रहती है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यही थे वो 4 क्वेश्चंस जो आपके इस चैप्टर से आए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और मोस्ट प्रोबेबली अगला हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स। थैंक यू एवरीवन।